Namaskar. Myself, Dr. Priyanka Sharma, Assistant Professor in Psychology, महाराजा अग्रसेन पीजी कॉलेज फॉर विमेन झज्जर और मैं पुनः स्वागत करती हूँ आपका अपने वीडियो ट्यूटोरियल में। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जेम्स लॉन्जे थ्योरी ऑफ इमोशंस के बारे में। तो सबसे पहले आइए ये जान लेते हैं कि जेम्स लॉन्जे कौन थे। तो बच्चों, ये दो अलग-अलग व्यक्ति थे। विलियम जेम्स जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और कॉल लॉन्जे जो कि एक डेनिश फिजियोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने दोनों ने अपने विचार अलग-अलग स्वतंत्र रूप से 1880 में इमोशंस के बारे में रखे। लेकिन उन दोनों के विचार एक दूसरे से इतनी अधिक समानता रखते थे कि दोनों के ही नाम से इस थ्योरी का नाम पड़ा है, जिसे हम जेम्स लॉन्जे थ्योरी ऑफ इमोशंस के नाम से जानते हैं। इस थ्योरी को बायोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ इमोशंस के नाम से भी जाना जाता है। यह थ्योरी इमोशंस की व्याख्या कॉमन सेंस की व्याख्या के ठीक विपरीत करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जंगल में किसी भालू या शेर को देखते हैं, तो हम डर जाते हैं और डर के फलस्वरूप हम भागने लगते हैं। ऐसा कॉमन सेंस का मानना है। लेकिन जेम्स और लॉन्जे दोनों का मानना इसके ठीक विपरीत है। इन दोनों के अनुसार जब भी हम किसी शेर या भालू को देखते हैं, तो हम भागने लगते हैं, हमारा हार्ट रेट, पल्स रेट, बीपी बढ़ जाता है और इन सभी परिवर्तनों के फलस्वरूप ही हमें संवेग महसूस होता है, डर की उत्पत्ति होती है। तो अगर हम इस सिद्धांत की बात करें, तो इस सिद्धांत के अनुसार इमोशंस को पैदा होने के लिए सबसे पहला स्टेप है इवेंट, मतलब किसी घटना का घटित होना। दूसरा एराउजल, जब हम उस घटना का प्रत्यक्षीकरण करते हैं या वो घटना हमारे सेंस ऑर्गन्स को उत्तेजित करती है, हमारे रिसेप्टर सेल से उसकी सूचना हमारे ब्रेन तक जाती है, तो हमारी बॉडी में एराउजल होता है, उत्तेजना पैदा होती है, हम एक्साइटेड महसूस करते हैं, हमारी बॉडी में इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजेस घटित होते हैं। इसके बाद जब इन परिवर्तनों की सूचना हमारे ब्रेन तक जाती है, तो हमारा ब्रेन इन सभी परिवर्तनों को, इन सब चेंजेस को इंटरप्रेट करता है, व्याख्यायित करता है कि आखिर ये परिवर्तन क्यों घटित हो रहे हैं और इसी के फलस्वरूप संवेग की उत्पत्ति होती है। तो अगर हम इन स्टेप्स को ध्यान से पढ़ें, सो द फर्स्ट स्टेप इज इवेंट, इट लीड्स टू एराउजल। एराउजल की जब ब्रेन इंटरप्रिटेशन करता है, तो उससे इमोशन की उत्पत्ति होती है। तो इस विलियम जेम्स की और कॉल लॉन्जे की इस थ्योरी के अनुसार इमोशनल बिहेवियर पहले घटित होता है और इमोशनल एक्सप्रेशन उसके बाद होता है। और इमोशनल एक्सप्रेशन इस बात पर निर्भर करता है कि इमोशनल बिहेवियर घटित होगा या नहीं। आइए एक और उदाहरण से हम इस थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं। So the first step is activating event. For example, you are going alone in a forest और आपकी नजर अचानक एक बेयर पर पड़ती है जो आपकी तरफ आ रहा है। So this one is activating event, that you are alone and you saw a bear. Second, it will lead to emotional behavior. Emotional behavior means changes in internal and external organs. What you will do? You will start running. Your body will start trembling. Your heart rate, your pulse rate, your blood pressure, they will also get increased. This emotional behavior further leads to emotional experience. जब आपके अंदर ये सभी चेंजेस घटित होंगे, इन सभी चेंजेस की सूचना आपके ब्रेन तक जाएगी, तो ब्रेन इस बात की व्याख्या करेगा कि आखिर आपकी बॉडी ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है और इस व्याख्या के फलस्वरूप आपको इस बात का एहसास होगा कि आपके अंदर डर, चिंता जैसे संवेगों की उत्पत्ति हुई है। So this is the basic theory of emotions given by James Longe, which states that activating event leads to emotional behavior and emotional behavior leads to emotional experience. एक और डायग्राम के थ्रू हम इस थ्योरी को फिर से समझने की कोशिश करते हैं।
So this R denotes our receptor cells. जब भी हम अपने वातावरण में किसी उद्दीपक को प्रत्यक्षीकृत करते हैं तो वह उद्दीपक हमारे रिसेप्टर सेल्स को उत्तेजित करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इमोशन घटित होने के लिए जो पहला स्टेप है दैट इज परसेप्शन ऑफ द स्टिमुलस। स्टिमुलस का प्रत्यक्षीकरण होना बेहद जरूरी है। अगर कोई घटना घटित होती भी है, आपके पास से कोई भालू निकल भी गया लेकिन आपका ध्यान उस ओर गया ही नहीं, आपने उसे देखा ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में संवेग की उत्पत्ति नहीं होने वाली है। तो संवेग की उत्पत्ति के लिए जो सबसे पहला स्टेप है दैट यू परसीव दैट पर्टिकुलर स्टिमुलस। परसेप्शन ऑफ स्टिमुलस इज मैंडेटरी। जब आप उसे परसीव करते हैं, आपकी रिसेप्टर सेल्स जब किसी उद्दीपक द्वारा उत्तेजित होती हैं, तो इसकी जो सूचना है, ये जो सूचना है इस पाथ नंबर 1 की सहायता से रिसेप्टर सेल से ये सूचना जाती है आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक, आपके ब्रेन तक। जैसे ही ब्रेन को स्टिमुलस के बारे में जानकारी मिलती है, ऐसे ही ब्रेन पाथ नंबर 2 की सहायता से आपके विसरल ऑर्गन्स मतलब आपके इंटरनल ऑर्गन्स और साथ ही साथ आपकी मसल्स मतलब आपके एक्सटर्नल ऑर्गन्स, जितनी भी मांसपेशियां हैं आपकी बॉडी में, इनको एक साथ स्टिमुलस के बारे में सूचना भेजता है। जैसे ही आंतरिक और बाहरी अंगों को स्टिमुलस के बारे में जानकारी मिलती है, तो इन दोनों में परिवर्तन घटित होना शुरू हो जाते हैं स्टिमुलस के अकॉर्डिंग। जैसे ही इन आंतरिक और बाह्य अंगों में परिवर्तन घटित होते हैं, इन परिवर्तनों की सूचना पाथ नंबर 3 और पाथ नंबर 4 की सहायता से वापस सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक जाते हैं। और जब इन परिवर्तनों की सूचना मस्तिष्क तक जाती है, तो मस्तिष्क इन परिवर्तनों को इंटरप्रेट करता है और साथ ही साथ इमोशनल एक्सप्रेशन की उत्पत्ति होती है। तो कहने का मतलब यही है कि जैसे ही हमारे रिसेप्टर सेल्स, हमारी आईज ने भालू को देखा, तो पाथ नंबर 1 से ये सूचना हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक गई। सेरेब्रल कॉर्टेक्स ने इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स को पाथ नंबर 2 से भालू के बारे में सूचना भेजी। इसके साथ ही हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में चेंजेस हुए, जैसे हमारा हार्ट रेट, हमारा ब्लड प्रेशर, हमारा पल्स रेट बढ़ गया, मांसपेशियों की तरफ खून की सप्लाई बढ़ गई। इसी तरीके से मसल्स, हाथ पैरों की मसल्स एक्टिवेट हो गई और उन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया। तो जैसे ही ये हमारे आंतरिक और बाह्य अंगों में परिवर्तन हुए, तो इनकी सूचना पाथ नंबर 3 और पाथ नंबर 4 की सहायता से वापस ब्रेन में सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जब गई, तो ब्रेन ने इन परिवर्तनों को व्याख्यायित किया और इसके साथ ही डर नामक संवेग की उत्पत्ति हुई। So these are the main points of this theory. First one is emotions depend on the perception of stimulus. Definitely अगर उद्दीपक का प्रत्यक्षीकरण ही नहीं हुआ, तो इमोशंस की उत्पत्ति नहीं होगी। इस सिद्धांत के अनुसार इमोशनल बिहेवियर यानी कि आपके इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स में जो चेंजेस होते हैं वो पहले घटित होते हैं, जबकि इमोशनल एक्सपीरियंस, अनुभूति, संवेग की उत्पत्ति बाद में होती है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, इमोशनल एक्सपीरियंस डिपेंड्स ऑन द इमोशनल बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल, अगर संवेगात्मक व्यवहार होगा ही नहीं, तो संवेगात्मक अनुभूति भी नहीं होगी। अब हम जानेंगे कि जेम्स लॉन्जे ने किन ऐसे फैक्ट्स की बात की है जो उनकी थ्योरी का समर्थन करते हैं। So the first one is facial feedback hypothesis. This hypothesis states that our facial expressions reflect as well as affect our emotional experience. आपने भी कभी भी शीशे के आगे खड़े होके अगर आप इस एक्सरसाइज को दोहराएंगे, तो आप इस बात को पाएंगे कि जब हम डिफरेंट फेशियल एक्सप्रेशंस बनाते हैं, तो उस वक्त हम अपने मन में उस संवेग को महसूस करते हैं।
तो इस फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस से जेम्स लॉन्जे थ्योरी को सपोर्ट मिलता है कि हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो हमारे संवेगों की उत्पत्ति में अहम भूमिका निभाते हैं। जब हम शीशे के सामने खड़े होके रोने जैसा चेहरा बनाते हैं तो हमें अंदर से दुख महसूस होता है। जब हम शीशे के सामने खड़े होके खुशी, हैप्पीनेस, जोर जोर से स्माइलिंग फेस बनाते हैं अच्छा सा, तो हमें हैप्पीनेस की फीलिंग होती है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशंस में चेंजेस आते हैं वो संवेगों की उत्पत्ति में अहम भूमिका निभाते हैं। दूसरा, इस सिद्धांत के पक्ष में एक और बड़ा तर्क दिया गया, why we feel fear when we see a bear in a forest but not in circus। जब हम एक भालू को सर्कस में देखते हैं तो डर की उत्पत्ति नहीं होती, जबकि जब हम उसको जंगल में देखते हैं तो डर की उत्पत्ति होती है। ऐसा किस लिए? अकॉर्डिंग टू जेम्स लॉन्जे, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जंगल में जब हम भालू को देखते हैं तो हम डर भागना शुरू कर देते हैं, हमारी बॉडी रिएक्ट करना शुरू कर देती है और उसी संवेगात्मक व्यवहार की वजह से संवेगात्मक अनुभूति होती है। लेकिन जब हम उसी भालू को एक सर्कस में देखते हैं तो हम उसको देख करके दौड़ते नहीं हैं, भागते नहीं हैं, जिसके फलस्वरूप संवेगात्मक अनुभूति भी नहीं होती है। तीसरा, इसके पक्ष में जो तर्क है, ब्लॉकिंग ऑफ इमोशनल बिहेवियर इटसेल्फ एंड्स द इमोशनल स्टेट। कभी कभी अगर हम किसी हंसते हुए व्यक्ति को हंसने से अचानक रोक दें या रोते हुए व्यक्ति को अचानक रोने से बंद कर दें तो हम देखते हैं कि वो इमोशनल स्टेट भी अपने आप ही खत्म हो जाती है। यानी कि जैसे ही इमोशनल बिहेवियर एंड हुआ वैसे ही इमोशनल स्टेट भी अपने आप खत्म हो गई। हंसते हुए व्यक्ति को अचानक हंसने से रोक दिया तो उसकी खुशी भी खत्म हो जाती है, जो फीलिंग थी हैप्पीनेस की वो भी एंड हो जाती है। तो ये तर्क भी अपने आप में जेम्स लॉन्जे थ्योरी का सपोर्ट करता है। अब हम पढ़ेंगे क्रिटिसिज्म यानी कि आलोचनाएं। ऐसी कौन सी स्टडीज, ऐसे कौन से तर्क अन्य साइकोलॉजिस्ट के द्वारा दिए गए जो जेम्स लॉन्जे थ्योरी का समर्थन नहीं करते हैं। सो द फर्स्ट वन इज, emotional behaviors are very much similar in many kind of emotions, still we feel different emotions। देखिए, अक्सर आप पाएंगे कि जब हम भय की स्थिति में होते हैं या क्रोध की स्थिति में होते हैं, दोनों ही प्रकार के संवेगों में, या फिर जब हम बहुत ज्यादा खुश भी होते हैं, इन सभी प्रकार के संवेगों में अक्सर जो बॉडीली चेंजेस होते हैं वो तकरीबन एक जैसे होते हैं। हमारी हार्ट रेट, हमारा पल्स रेट, हमारा बीपी सब बढ़ जाते हैं। तो जब बॉडीली चेंजेस एक जैसे हो रहे हैं, अगर इमोशनल एक्सपीरियंस बॉडीली चेंजेस के ऊपर ही डिपेंड करता तो इन सभी स्थितियों में हमें एक ही प्रकार के संवेग की अनुभूति होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता। सेम चेंजेस होने के बावजूद भी कभी तो हमें डर की अनुभूति होती है, कभी हमें हैप्पीनेस यानी खुशी की अनुभूति होती है, जबकि कभी हमें क्रोध की अनुभूति होती है। अगर इमोशन केवल और केवल इमोशनल बिहेवियर यानी कि चेंजेस के ऊपर निर्भर होते तो सेम चेंजेस होने पर सेम संवेग की उत्पत्ति होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता। और ये तर्क अपने आप जेम्स लॉन्जे थ्योरी का ऑपोजिशन करता है। सेकंड, शेरिंगटन ने 1906 में एक स्टडी की जो कि एक डॉग के ऊपर की गई। अकॉर्डिंग टू जेम्स लंजे थ्योरी, जब आपके इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स में चेंजेस होते हैं, उन चेंजेस की सूचना ब्रेन को भेजी जाती है तो व्यक्ति में इमोशनल एक्सपीरियंस होता है। अगर हम ये माने कि व्यक्ति के इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन से सूचनाएं ब्रेन तक ले जाने वाली सभी तंत्रिकाओं को, सभी नर्व्स को काट दिया जाए तो इट मींस अब इमोशनल बिहेवियर की सूचना ब्रेन तक नहीं जा पाएगी। तो ऐसी स्थिति में हमें इमोशनल एक्सपीरियंस भी नहीं होना चाहिए। लेकिन शेरिंगटन ने डॉग्स के ऊपर स्टडी करके इस बात को गलत साबित किया। उन्होंने एक डॉग की इंटरनल ऑर्गन से मस्तिष्क तक जाने वाली सभी नर्व्स को काट दिया। अब उसके बॉडीली चेंजेस की सूचना उसके मस्तिष्क को नहीं मिल रही थी, तो इस स्थिति में उसके अंदर किसी संवेग की उत्पत्ति भी नहीं होनी चाहिए थी।
लेकिन ऐसा नहीं पाया गया। जब ऐसे डॉग के सामने किसी बिल्ली को, किसी कैट को लाया गया, तो उस डॉग में क्रोध नामक संवेग की उत्पत्ति होती हुई पाई गई। तो ये एक्सपेरिमेंट भी अपने आप जेम्स लॉन्जे थ्योरी को काटता है, उसके विपक्ष में जाता है। द थर्ड वन इज, according to Chester and Singer 1962, जेम्स लॉन्जे ने अपने सिद्धांत में कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स, संज्ञानात्मक पहलुओं के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है, जो कि संवेग में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट वन इज, हमारे आंतरिक अंग जो होते हैं, ये सभी चिकनी मांसपेशियों से बने हुए होते हैं और यहाँ पर नर्व्स की संख्या बहुत ही कम होती है। ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने में बहुत लंबा समय लेते हैं। अब अगर इंटरनल ऑर्गन्स में होने वाले चेंज की सूचना के बाद हमारे अंदर इमोशनल एक्सप्रेशन होता, तो ऐसी स्थिति में संवेग की उत्पत्ति में बहुत समय लगता, लेकिन जनरल सिचुएशंस में ऐसा नहीं होता है। तो ये भी बात अपने आप जेम्स लॉन्जे थ्योरी को काटती है कि विसरल ऑर्गन्स में, इंटरनल ऑर्गन्स में चेंजेस बहुत बाद में घटित होता है, उससे पहले ही हमें संवेग की अनुभूति हो चुकी होती है। एंड द लास्ट वन इज ब्रैडी 1958। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया एक बंदर के ऊपर। अब अगर हम जेम्स लॉन्जे थ्योरी को सही माने, तो जेम्स लॉन्जे थ्योरी के अनुसार अगर हमारी बॉडी में चेंजेस घटित होते हैं, तो उन चेंजेस के फलस्वरूप किसी ना किसी प्रकार के संवेग की उत्पत्ति भी जरूर होनी चाहिए। तो ब्रैडी 1958 ने क्या किया, एक बंदर को लिया और उस बंदर को एपाइनफ्रिन नामक हार्मोन का एक इंजेक्शन दिया गया। जैसे ही ये इंजेक्शन उसे दिया, तो उसकी बॉडी में चेंजेस हुए, हाई ब्लड प्रेशर, हाई पल्स रेट, हाई हार्ट रेट, इंक्रीज सप्लाई ऑफ ब्लड इन मसल्स। अब ये सभी तरीके के चेंजेस वही हैं जो कि संवेगात्मक स्थिति के दौरान होते हैं। तो डेफिनेटली अगर जेम्स लॉन्जे की थ्योरी ठीक है, तो इस बंदर में भी संवेग की उत्पत्ति होनी चाहिए थी, क्योंकि उसके अंदर सभी बॉडीली चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं पाया गया। ब्रैडी ने अपने अध्ययन में पाया कि इस बंदर को किसी भी प्रकार के संवेग की कोई अनुभूति नहीं हो रही थी। तो इन आलोचनाओं के फलस्वरूप विलियम जेम्स की थ्योरी को बहुत ज्यादा प्रयोगात्मक समर्थन नहीं मिलता है। फिर भी इस थ्योरी की अपनी इंपॉर्टेंस है। ये थ्योरी संवेग का सबसे पहला सिद्धांत था, तो इसकी अपनी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। साथ ही साथ इस थ्योरी ने यह स्पष्ट किया कि संवेगों की उत्पत्ति में हमारे ब्रेन का, हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का अहम योगदान होता है, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, जिसे बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता है। फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस भी इस थ्योरी का समर्थन करती है। तो ये इस थ्योरी के मुख्य पॉइंट्स, गुण और इसकी आलोचनाएं थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जेम्स लॉन्जे थ्योरी ऑफ इमोशंस अच्छे से समझ आई होगी, आपने इसे ढंग से, ध्यान से देखा, सुना और समझा होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर बच्चे। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।